आपके एग्जाम में आने वाले तो ऐसे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट उसमें से एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन। जब भी आपने ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स देखी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखे, तो उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है स्टिल लाइफ। क्योंकि स्टिल लाइफ में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल के एलिमेंट्स होते हैं, और इसके अंदर आपको शैडो कास्टिंग भी दिखानी होती है, यानी कि एक सब्जेक्ट में कई सारे टॉपिक्स छुपे होते हैं। अब जब हम स्टिल लाइफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे मुश्किल लोगों को इसमें ये चीज़ होती है कि इसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड कैसे सेट करें। कोई तो हमारा जो मेन एलिमेंट होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, उसको बहुत छोटा बना देते हैं, और जिस चीज़ से हमको फोकस ही नहीं करना है, जिस सरफेस पे हमारा स्टिल लाइफ रखी है उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। कोई तो ऐसा करता है कि ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं होती लेआउट में, पूरे पेज पे हमारा स्टिल लाइफ एक जूम्ड वे में बना हुआ होता है। ये भी नहीं करना है। यानी कि जहां पे आपका स्टिल लाइफ प्लेस है, आपको उसके नीचे अगर ड्रैपरी दिख भी रही है, अगर वो नीचे तक फॉल कर रही तो जरूरी नहीं उसको नीचे तक फॉल करती हुई बनाए। जो हमारा मेन एलिमेंट है उसको अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें कि वो ना तो ब्रीथिंग स्पेस ले जाए और ना ही तो नेगेटिव स्पेस आ जाए। तो हमको इसलिए उसको एक सेंटर में एक प्रोपोर्शनेट वे में उसको ड्रॉ करना है कि ताकि आसपास की सारी फ्रेम्स हमको इक्वली दिखे। अगर हमको कोई सा पार्ट नीचे ड्रैपरी का कट भी करना पड़ रहा है तो वो भी चलता है, पर जरूरी नहीं कि पूरी स्टिल लाइफ बनाने के चक्कर में हमने हमारे फोकस एलिमेंट को ही बहुत छोटा कर दिया। तो सबसे पहले इस चीज के लिए हमको एक चीज करनी चाहिए, वो ये है कि जब आप एक स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हो, सबसे पहले उसका एक रफ सजेशन ड्रॉ कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने स्टिल लाइफ को देखा, उसके बाद मैंने इसके सारे एलिमेंट्स एक प्रपोर्शन निकाल के मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है। जब ये प्रपोर्शन ड्रॉ हो गया है तो इसमें मैंने दो चीज को देखा। सबसे पहले तो ये कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है, और दूसरी चीज है ये कि एक मेरा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज में छोटा है या बड़ा है। उस चीज के लिए आप ये कर सकते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट आपको आपके कॉम्पोजिशन में लग रहा है, जो आपको एक स्केलिंग में प्रॉब्लम दे सकता है, तो सबसे पहले उस साइज का एक ऑब्जेक्ट आप सबसे पहले रेडी करें। अब उससे कंपेयर करते करते हमारे बाकी के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हम बनाएंगे, वो उसके साइज से कितना छोटा है, कितना दूर है, या दूसरा ऑब्जेक्ट उससे कितना बड़ा है, हम उसका आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ कि इस वाले ऑब्जेक्ट को उस वाले ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे एक साइज निकल गई, क्योंकि मुझे एग्जाम में स्केल का तो यूज़ करना नहीं है। तो इसी तरीके से मैं मेरी स्केल का यूज़ करूँगा कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक स्केल के तौर पर यूज़ करने लगूँ। जब भी मेरा कॉम्पोजिशन रेडी हो जाए तो मुझको ये फील करना होगा कि बेसिकली हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का है, उस हिसाब से मैं मेरे हाथों को भी वैसे ही चलाऊंगा। अगर यहाँ पे मुझे कोई सा प्लांट ड्रॉ करना होगा तो मुझे दिखता ही मेरे हाथ को सॉफ्टली चलाना पड़ेगा। सेम अगर ड्रैपरी क्लॉथ है तो मुझे उसका शेडिंग बहुत ही सॉफ्टली करना पड़ेगा, जिससे उसका इफेक्ट उसके अंदर दिखने लगेगा। अगर कोई हार्ड मटेरियल है तो मुझे मेरी पेंसिल को थोड़ा सा हार्ड वे में चलाना पड़ेगा। अगर यहीं पे कोई सा हमारा स्टील का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैं उसको कैसे करता हूँ वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा कि उसके अंदर कैसे वो ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है वो भी। अगर कोई वुडन का है तो मैं कैसे हार्श कर रहा हूँ मेरा शेडिंग, वो भी। तो यानी कि आप जिस तरीके का मटेरियल है, अपने हाथ को और अपने माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर करके आप चीज़ को करते हैं तो वो वाला चीज़ उसके अंदर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है और हमारी स्टिल लाइफ अलाइव दिखने लग जाती है। जब आपका स्टिल लाइफ कंप्लीट हो जाए तो ये बिल्कुल देखिए कि उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टोन्स हो। आपने ऐसा ना हो कि 2 से 3 टोन्स में ही खत्म कर दिया आपकी स्टिल लाइफ, नहीं। उसके स्टिल लाइफ को अलाइव दिखाने के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टोन्स है, दैट इज योर द डार्केस्ट टोन एंड द हाईलाइट्स। हाईलाइट्स जब डलती है उससे मालूम पड़ता है कि इस प्लेस से हमारा लाइट सोर्स और यहाँ से लाइट आ रही है, और डार्क टोन जब पड़ती है हमें मालूम पड़ता है यहाँ पे वो ओवरकम कर रहा है या एक उसको ओवरलैप कर रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका डार्क टोन है। उसके बाद अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में बना रहे हैं तो कलर्स का कंपैरिजन बिल्कुल करिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने 2 कलर है, दैट इज वन इज ग्रीन एंड किसी का कलर है ब्लू, तो मुझे ब्लू कलर का शेडिंग ग्रीन कलर से ऑब्वियसली डार्क रखना होगा और ग्रीन का लाइट रखना होगा ब्लू से। तो कलर्स को इस तरीके से कंपेयर करें कि वो वहाँ पर दिखे कि हाँ ये वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है इससे डार्क कलर का हो और वो ऑब्जेक्ट इससे लाइट कलर का हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है स्टिल लाइफ को मैजिकली क्रिएट करने के लिए, वो आपको अलाइव लगे कि वो सामने ही रखी हुई है, मैं इसके से ऑब्जेक्ट उठा सकता हूँ।
सो ऐसे ही मोर टिप्स के लिए और कंटेंट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।